हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज हम डिस्कस करेंगे ACCA SBR के अंदर ही जो कंसोलिडेशन चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 2 पॉइंट में डिस्कशन करेंगे हम। जैसे हम देख रहे हैं कि हम F7 के जो टॉपिक्स हैं SBR के अंदर उसको रिवीजन कर रहे हैं कंसोलिडेशन के अंदर। ठीक है, वरना क्या होगा, कंसोलिडेशन पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर डायरेक्टली SBR के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो अपन, क्योंकि SBR की बुक्स में तो यही मान रखा है कि आपने F7 का बेसिक क्लियर है आपका पूरा। तो आज हम 2 टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट और साथ में गुडविल का इम्पेयरमेंट समझेंगे। ठीक है, और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मिला के एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन करेंगे F7 का, राइट। कापलान की बुक से स्टडी टेक्स्ट से लेंगे, जो कापलान में काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा होता है F7 का। अब सबसे पहली बात रिवैल्यूएशन की बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन का क्या इशू है। देखो, अब हम क्या करते हैं, जब हम गुडविल निकालते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं बताओ? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं प्लस उसमें NCI की वैल्यू, फेयर वैल्यू ऐड करते हैं अगर NCI फेयर वैल्यू पे होता है तो। ठीक है, वरना अगर प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स बेसिस पे होता है तो जो PSNA होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो ले लेते हैं, और माइनस जो भी नेट असेट्स होती है 100% नेट असेट्स वो लेस करके गुडविल निकालते हैं। ठीक, अभी तक अपन ने ये काम किया। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल कहता हूं, देखो एक चीज, एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बात समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपने किसी से एक लैंड परचेज करी, ठीक है, और लैंड आपने परचेज करी 50 लाख की। भूल जाओ आप कंसोलिडेशन को, ठीक है, और आप सिंपल बात समझो, लैंड आपने बाय करी किसी से 50 लाख की। ठीक है ना, अब जिस पर्सन से आपने लैंड बाय करी है उसका नाम है सपोज X की बुक्स में, मतलब बैलेंस शीट के अंदर इस लैंड की जो वैल्यू थी वो आ रही थी सपोज 40 लाख की। ठीक है ना, X की बुक में लैंड की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 40 लाख की, बट रियल में जो लैंड की वैल्यू है, लैंड की जो वैल्यू है मार्केट में जो चल रही है, या आप जिसे कहते हो फेयर वैल्यू, वो है सपोज 55 लाख की। ठीक है, तो अब आप बताइए आपके लिए गेन या लॉस बाय करने पे क्या हुआ है और कितना हुआ है? क्या आपने, देखो, बाय कितने में करी लैंड? 50 लाख की, लेकिन उसकी बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही है जिससे आपने बाय करी है? 40 लाख। तो आपको क्या रियल में उसकी पर्सन की बुक्स देख के आप जो है बाय करते हो उस असेट्स को? क्या आपको बुक्स के अंदर तो कुछ भी आपको पता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आ सकती है, तो क्या बुक्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी या फिर जो आज की ताजा वैल्यू है, आज की जो फेयर वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी असेट्स को बाय करने में? ऑब्वियसली असेट्स को बाय करते टाइम पे जो उसकी फेयर वैल्यू होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू कितनी है? 55 लाख की। ठीक है ना, हम बोलेंगे हमने 55 लाख की जो असेट्स थी वो 50 लाख में बाय कर ली, मीन्स 5 लाख का हमें गेन हो गया। यही होगी बेसिकली बात, सिंपल सी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें 10 लाख का लॉस हो गया क्योंकि 50 लाख की हमने बाय करी और 40 लाख की बुक्स में आ रही थी। ठीक है, तो मतलब बुक्स में तो वैल्यू क्या हो सकती है? पुरानी आ सकती है, कोई फ्रेश वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी हम असेट्स या किसी भी कंपनी के अंदर हम असेट्स बाय करते हैं, होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स बाय करती है, 50% से ज्यादा शेयर परचेज करती है, ठीक है,
तो सब्सिडरी कंपनी की जो नेट असेट्स बुक्स में आ रखी होती है वो हो सकता है कि ओल्ड वैल्यू हो। ये जो आप नेट असेट्स ले रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है कि पुरानी वैल्यू पे हो। इस पुरानी वैल्यू की जगह हमें क्या लेनी होती है, फेयर वैल्यू कंसीडर करनी होती है। अगर हमने ओल्ड वैल्यू कंसीडर करी और फेयर वैल्यू कंसीडर नहीं करी तो हमारा यहाँ पे जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो गलत आएगी। ठीक है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है कि गेन आएगा तो क्या होगा, गेन ऑन बार्गेन परचेज कहते हैं, वो अपन अलग से डील करेंगे। बट अभी अपन मान रहे हैं कि लॉस आता है, एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं नॉर्मली अपन। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन निकलेगी, चाहे कोई भी आप कैलकुलेशन करो, चाहे गुडविल निकालो चाहे गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालो। अगर आपने F7 पढ़ रखा है तो आपको याद आ रहा होगा सर कि गेन ऑन बार्गेन परचेज भी आ सकता है। ठीक है, वो गेन होता है जब, तो अपन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। बट अगर यहाँ पे नेट असेट्स फेयर वैल्यू पे नहीं आई तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ओके, तो इसीलिए हमें असेट्स की क्या चाहिए होती है, फेयर वैल्यू चाहिए होती है। तो जब भी हम प्री और पोस्ट करके जो नेट असेट्स का स्टेटमेंट बनाते हैं सब्सिडरी कंपनी का, स्टार्टिंग जो वर्किंग नोट होता है सबसे पहला अपना, ठीक है, नेट असेट्स का स्टेटमेंट बनता है सब्सिडरी कंपनी का। उस केस में हम क्या क्या लेते हैं भाई, शेयर कैपिटल ले लिया, जो भी रिटेन अर्निंग्स है, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस सब उठा लिया। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस शीट की वैल्यू पे है, राइट। ये क्या है, नेट असेट्स, ठीक है, बट ये बैलेंस शीट की ओल्ड वैल्यू पे है। हो सकता है कि क्वेश्चन हमें बोले कि चलो लैंड एंड बिल्डिंग पे एक रिवैल्यूएशन है, उससे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो हमें यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है। ऐसे ही क्वेश्चन बोल सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी भी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, या हो सकता है डिक्रीज भी कर गई हो, ठीक है ना, तो डिक्रीज कर गई तो माइनस कर देंगे। तो ये जो करेक्ट नेट असेट्स है, ये जो नेट असेट्स लास्ट में निकलेगी प्लस माइनस करने के बाद, ये निकालना जरूरी है, क्योंकि यही नेट असेट्स हमारे गुडविल की कैलकुलेशन में काम में आती है, राइट, है ना। अब देखो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, बट बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी डेप्रिसिएशन इस पे तो लगता ही है डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, क्योंकि जब हमें असेट्स को रिवैल्यू करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो हमें इसका डेप्रिसिएशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने प्लांट एंड मशीनरी जो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में आ रही थी, वो आ रही थी सपोज 1 लाख की, ये बुक्स में वैल्यू थी, बुक वैल्यू। बट इसकी जो फेयर वैल्यू चल रही है वो चल रही है सपोज 1,50,000 की। तो हम क्या करेंगे, उठा के 50,000 का जो रिवैल्यूएशन गेन है उससे हमारी नेट असेट्स इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे इंक्रीज कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 लिख देंगे यहां पे, राइट, ठीक है। और ये किस दिन होगा, ये जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन, मतलब जिस दिन हमने उसको सब्सिडरी बनाया उस दिन, सब्सिडी बनाने की डेट पे। सही बात है ना, क्योंकि हम सब्सिडरी बनाने की डेट पे ही क्या कंपेयर करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं जो हमने नेट असेट्स एक्वायर करी है उससे, और गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 50,000 का पता लगा, रिवॉल्यूशन गेन था, तो इससे अगर सोच पा रहे हो आप, तो गुडविल जो आएगी वो कम आएगी। क्यों, क्योंकि हमने नेट असेट्स ज्यादा एक्वायर करी है ना। बुक्स में तो नेट असेट्स आ रही है 1 लाख की, सपोज प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, लेकिन फेयर वैल्यू 1,50,000 है, तो हमने 50,000 की असेट्स ज्यादा एक्वायर करी। असेट्स ज्यादा एक्वायर करी तो अपन क्या करते हैं, जब अपन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से नेट असेट्स लेस कर देते हैं, तब जाके गुडविल आती है। एक बार एनसीआई को छोड़ दो आप, ठीक है, तब जाके गुडविल आती है। तो अगर जितनी ज्यादा नेट असेट्स एक्वायर करोगे, सोचो आप, सिंपल सी बात यह है, जितनी ज्यादा नेट असेट्स एक्वायर करोगे गुडविल इतनी कम आएगी, मतलब इतना लॉस कम हुआ है आपको, ठीक है ना। अब 50,000 की असेट्स यहां पे इंक्रीज कर दिया, किस दिन, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया था उस दिन। अब कंट्रोल एक्वायर करने के बाद का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड।
हमने लास्ट क्लास में उसका क्वेश्चन भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में उसका डेप्रिसिएशन कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन क्या इस पीरियड में कंसीडर नहीं होगा? प्री पीरियड में, प्री पीरियड में डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जिस दिन असेट्स परचेज करते हो उसी दिन थोड़े ना डेप्रिसिएशन लगाते हो। सोचो आपने आज असेट्स परचेज करी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को असेट्स आपने परचेज करी 5 लाख की, तो क्या आप इसी दिन डेप्रिसिएशन लगा देते हो? नहीं, इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना चालू होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, मैं जस्ट क्या करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं आपको, है ना। तो डेप्रिसिएशन किस पीरियड में लगेगा? हमेशा बाद वाले पीरियड में लगेगा। ओके, तो ये जो 50,000 की आपने असेट्स को इंक्रीज किया है, रिवोल्यूशन गेन हुआ है, इस पे जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन बोल के उसको बाद वाले पीरियड में से लेस कर देंगे। ओके, और जब हम क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा समझेंगे। जैसे अभी नेक्स्ट, अभी मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, एक गुडविल का ट्रीटमेंट और समझ लेते हैं, इंपेयरमेंट का, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये दोनों पॉइंट्स कवर होंगे। राइट, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी क्रक्स क्या है, नेट असेट्स जब भी आपको लेनी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट असेट्स जब करते हो तो ये नेट असेट्स शुड बी ऑन फेयर वैल्यू रादर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ना होके ये फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, तभी आपकी गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेस ठीक तरीके से निकलेगा। ठीक है, और जब आप नेट असेट्स को सुधारोगे तो अगर कोई डेप्रिसिएबल असेट्स होगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन असेट्स जिस दिन रिवैल्यू होती है उसी दिन तो लगेगा नहीं, उसके बाद वाले पीरियड पे जो एक्स्ट्रा रिवोल्यूशन गेन, अगर रिवोल्यूशन गेन है तो फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अगर रिवोल्यूशन लॉस होगा आपका तो डेप्रिसिएशन की सेविंग्स हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक गुडविल इंपेयरमेंट की। ठीक है, तो मैंने आपको रिवोल्यूशन का ट्रीटमेंट समझाया, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो वैसे वैसे अपन और डेप्थ में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी रिवोल्यूशन से रिलेटेड, नहीं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड अभी मैंने आपको वो चीजें बताई है ना, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं रिवोल्यूशन से रिलेटेड, वो जैसे जैसे आएंगे अपन करते जाएंगे उसको। सारी चीजें एक साथ बताएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। गुडविल इंपेयरमेंट, अब देखो गुडविल कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ले लिया आपने, ठीक है, उसमें एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे है तो भी ऐड कर दिया, अगर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स पे है तो भी ऐड कर दिया। ठीक है, और माइनस नेट असेट्स, आपको पूरी की पूरी नेट असेट्स लेस करनी पड़ती है 100% पे, तब जाके आपकी गुडविल निकलती है ना। गेन ऑन बार्गेन परचेज को इग्नोर कर दो, गुडविल की बात चल रही है। एक्स्ट्रा पेमेंट, गुडविल क्या शो करता है कि आपने चीजों पे एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। राइट, अब बात समझने की क्या है इसमें गुडविल के अंदर, देखो पहली बात तो इंपेयरमेंट का मतलब समझो। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा। देखो दो तरह की असेट्स होती है, एक होती है टेंजिबल असेट्स और एक होता है इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, टेंजिबल असेट्स पे हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। राइट, इंटेंजिबल असेट्स जितनी भी है, ठीक है, अदर देन गुडविल, अदर देन गुडविल, उस पे हम क्या लगाते हैं, उस पे अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन ना बोल के उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स पे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में कोई डिफरेंस होता है क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। केवल टेंजिबल असेट्स पे लगा रहे हैं तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल असेट्स पे लगाते हैं तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उन सब के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है, और डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह के लिए यूज होता है। गुडविल पे अमोर्टाइजेशन ना बोल के क्या बोलते हैं, इंपेयरमेंट। बट यहां पे बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इंपेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन के अंदर। क्या डिफरेंस है, देखो आपको पता है कि जैसे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है
तो ये एक सिस्टमेटिक बेसिस पे होता है। ये दोनों किस पे होते हैं? एक सिस्टमेटिक बेसिस पे। सिस्टमेटिक बेसिस मतलब क्या होता है? जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख की और 5 इयर्स की लाइफ है, तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाया 2 लाख का, हर साल लगेगा ही लगेगा डेप्रिसिएशन। बीच में किसी साल यूज नहीं आई तब भी लगेगा, ज्यादा यूज आ गई तो भी 2 लाख का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक बेसिस। हर सिस्टम से अपन एक डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। एक्चुअल यूज में भी डिफरेंट, ठीक है ना, एक्चुअल यूज जो होगा असेट्स का डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे ही सेम डेप्थ में होता है, ऐसे ही अमोर्टाइजेशन में होता है, इसलिए सिस्टमेटिक बेसिस बोलते हैं डेप्रिसिएशन लगाते टाइम पे। बट इंपेयरमेंट में कोई सिस्टमेटिक बेसिस नहीं होता। अगर गुडविल इंपेयर होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। देयर इज नो सिस्टमेटिक बेसिस। जरूरी नहीं कि करना ही है, कसम खा रखी है, ठीक है ना, कि कोई लाइफ फिक्स नहीं है। नो लाइफ फिक्स्ड, ठीक है। इसलिए गुडविल को आप नॉन आइडेंटिफाइबल असेट्स भी बोलते हो, कि आइडेंटिफाइबल असेट्स नहीं होती। मीन्स इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। यू कैन नॉट सेपरेट गुडविल फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द बिजनेस एंड सोल्ड सेपरेटली। मीन्स आप गुडविल को अलग करके अपने बिजनेस से नहीं बेच सकते। बेचोगे तो पूरा का पूरा बिजनेस बिकेगा, ना कि सेपरेटली गुडविल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकता कोई भी बिजनेसमैन के खाली गुडविल ले जाओ 100 ग्राम 1 किलो मेरी गुडविल मैं बेच रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता। गुडविल कब बिकेगी? जब पूरा का पूरा बिजनेस बिकेगा। इसलिए गुडविल को क्या बोलते हैं? नॉन आइडेंटिफाइबल असेट्स। इसलिए गुडविल एक स्पेशल आइटम होता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इंपेयरमेंट तो आपको समझ में आ गया। अब गुडविल से रिलेटेड जो इंपेयरमेंट कैसे करना है उसका दूसरा मुद्दा अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई इंपेयरमेंट करते समय क्या बातें याद रखनी है। अब एक चीज बताओ आप, ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, छोड़ो इसको यहीं पे, ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं एनसीआई फेयर वैल्यू पे निकालते हैं, पसना पे निकालते हैं, पीएसएनए पे, तो फेयर वैल्यू पे निकालते हैं तो गुडविल क्या दोनों की आती है या एक की आती है? दोनों मतलब क्या गुडविल होल्डिंग कंपनी की भी आती है और एनसीआई की भी आती है, या एक की ही आती है? अगर फेयर वैल्यू पे निकालते हैं तो सर दोनों की आती है, ठीक है ना। बट अगर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं पीएसएनए पे, मतलब जो एनसीआई है हमारा, एनसीआई अगर पीएसएनए पे कैलकुलेट करते हैं तब तो गुडविल केवल होल्डिंग कंपनी की आएगी। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कशन, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गुडविल निकालते हैं वो 2 तरीके से निकल सकती है, ठीक है ना, या फिर एनसीआई को अपन 2 तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। पार्शियल गुडविल और अपन ने फुल गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जैसे ये जो एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फुल गुडविल, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप एक बार पुरानी क्लास देख लेना, क्योंकि मैं अगर वापस से रिपीट कराने लगा तो ऑलरेडी मैं रिपीट करा रहा हूं F7, फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, जबरदस्ती, है ना। तो ये होता है पार्शियल गुडविल मेथड और ये होता है फुल गुडविल मेथड। तो अभी हम अपने आप को स्ट्रिक्टली आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर गुडविल हम लोग निकालें फुल गुडविल तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। तो इंपेयरमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इंपेयर कैसे करेंगे, क्लियर क्या? तो अभी मैं अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शन बांध रहा हूं। रिस्ट्रिक्शन क्या बांध रहा हूं? कि हम ये जो गुडविल निकालेंगे आज, वो किसकी बात चल रही है? जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, राइट। एनसीआई को किस पे वैल्यू कर रहे हैं? फेयर वैल्यू पे। तो ये जो गुडविल आई वो फुल गुडविल आई। सपोज ये गुडविल आई 1 लाख की, ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेशंस करी और इसके बाद गुडविल आई 1 लाख की। क्वेश्चन बोलता है कि चलो इंपेयर कर दो, ऐसा करो, इंपेयरमेंट कर दो, 20,000 का इंपेयर्ड कर दो। तो बैलेंस शीट में तो गुडविल कितनी जाएगी? बैलेंस शीट में अब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऑब्वियसली 80,000 की गुडविल जाएगी। बट इंपेयरमेंट है तो ये लॉस है, ये 20,000 का लॉस कैसे डिवाइड होगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंपेयर आपको याद होगा F7 के अंदर भी कि कैसे करते थे आप इसको डिवाइड।
क्योंकि ये फुल गुडविल है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों की गुडविल है, तो कुछ पोर्शन इसमें से होल्डिंग में जाएगा इंपेयरमेंट का और कुछ पोर्शन एनसीआई में जाएगा। सपोज 60-40 का रेशो है, ठीक है, मतलब होल्डिंग कंपनी के पास 60% शेयर है, 60%, तो फिर 12,000 जो इंपेयरमेंट का लॉस है वो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से कम होगा, और ये 20,000 का 40% मतलब कितना हो गया, 8,000 जो है वो एनसीआई के प्रॉफिट मतलब एनसीआई में से कम होगा। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कहां पे होता है, शो बताओ, कंसोलिडेटेड इक्विटी पे, या कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग बोल लो। एक वर्किंग नोट बनाते हैं ना अपन, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग करके एनसीआई के बाद उधर, और एनसीआई का तो यहां पे हो ही जाएगा 8,000 का, ठीक है। थ्योरी काफी डिस्कस कर ली, 20 मिनट हो गए ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस करते हुए, 20-21 मिनट। तो अब ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उससे आपको मजा भी आएगा और ज्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल काफी अच्छा क्वेश्चन है। पेपरमेंट एक्वायर 80% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ स्पेयरमेंट, मैं पी और एस बोलूंगा ओनली, पेरेंट और सब्सिडरी, ठीक है। 2 years अगो, अच्छा पॉइंट है कि आपने मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी को कब एक्वायर किया था, 2 साल पहले, ठीक है। तो जिस दिन एक्वायर करते हैं उसी दिन की क्या निकलती है, गुडविल। क्लियर क्या? और उसके बाद वाला, एक्विजिशन के बाद वाला जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो यहां पे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया, 2 साल का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो गया। When the reserves of subsidiary stood at 1,25,000, अब डायरेक्टली रिजर्व्स दे दिया अपन को, किस दिन के, 2 साल पहले के। पेरेंट पेड इनिशियल कंसिडरेशन, इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ $1 million। एडिशनली पेरेंट इशूड 2 lakh शेयर्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ $1 एंड मार्केट वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट ऑफ $1.8। तो बोल रहा है कि पेरेंट ने शेयर भी इशू करे हैं, 2 लाख शेयर इशू करे हैं, जिसकी नॉमिनल वैल्यू तो 1 लाख वो $1 है, और जो फेयर वैल्यू है वो है $1.8। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट पेरेंट वुड पे अ फर्दर कंसिडरेशन ऑफ $5 lakh इन 3 year टाइम। बोल रहा है कि 3 साल बाद जो पेरेंट कंपनी है वो $5 lakh का और पेमेंट करेगी। Current interest rate are 10% per annum. The appropriate discount factor for $1 receivable 3 years from now is 0.75। बोल रहा है 3 साल का पी फैक्टर दे रखा है 10% पे, तो अगर आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू तो 0.75 आएगा। जब क्वेश्चन में 0.75 दे रखा है तो हमें भी 0.75 लेना है, 0.751 नहीं लेना है, ओके। तो ये नॉर्मल बात कर रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसने कंसिडरेशन बताओ कैसे कैसे पे करने की बात करी है, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कंसिडरेशन एक तो ये कैश पे कर रहा है कंसिडरेशन, कुछ शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है। कैश कितना पे कर रहा है, देखो कैश ये 1 million का इसने पे करा है। फिर शेयर 2 लाख शेयर इशू कर रहा है, जिसकी $1 तो नॉमिनल वैल्यू है और $1.8 मार्केट वैल्यू है, तो मतलब बाकी बचा हुआ प्रीमियम हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम $0.8 का। और ये 3 साल बाद $5 lakh का अलग से पेमेंट करेगा, जिसे क्या बोलेंगे, डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन, राइट, ठीक है। डेफर्ड कंसिडरेशन कितना है, 5 लाख का 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। द शेयर एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि शेयर्स और डेफर्ड कंसिडरेशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड। तो मतलब क्या रिकॉर्ड कर दिया है, कैश जो पे करा है वो रिकॉर्ड कर दिया है, बट ये दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं करी है। तो क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करा तो अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये एक एरर है, आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी एंड एस एज एट 31 दिसंबर 2004। क्या बोल रहा है, एक पीपीई है, इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट कितना है 1000, ये सारे फिगर 1000 में है,
1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 मिलियन। आप देख रहे हो ये इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन का क्यों है, क्योंकि ऊपर कैश कितना पे करा है 1 मिलियन का। मतलब ये इन्वेस्टमेंट अभी ठीक तरीके से इसने रिकॉर्ड नहीं करे। क्यों? क्योंकि इसने केवल कैश वाला पेमेंट दिखा रखा है, बाकी चीजें इग्नोर कर रखी है। आई होप कि आपको मेरी बातें आसानी से समझ में आ रही है। आप प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट हो, ठीक है, और जबकि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो हम थोड़ा सा लेवल आपका मान सकते हैं। इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फर्दर इंफॉर्मेशन एट एक्विजिशन, जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे। किस दिन हमने शेयर एक्वायर करे थे? 2 साल पहले। 30, ये तो आज की बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2004, मींस 31 दिसंबर 2002 को, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ स्पेयरमेंट प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख। साफ बोल दिया कि बोल रहा है कि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे थे उस दिन से आज वैल्यू कितनी बढ़ी हुई है? 2 लाख की बढ़ी हुई है। तो मींस ये 2 लाख क्या है? ये रिवैल्यूएशन गेन है। द प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर एट दिस डेट। बैक डेट में 2 साल पहले बोल रहा है कि प्लांट की लाइफ कितनी थी? 5 साल और बची थी। ये बताओ ये 5 साल क्यों दिया है एक्स्ट्रा देने के लिए? क्यों दिया है 5 ईयर्स? सोचो। ये 2 लाख का क्या करेंगे अपन? 2 लाख तो रिवैल्यूएशन गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसको अपन नेट एसेट्स को सुधारेंगे अपन। और ये जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाने में काम में आएगी, ठीक है ना। कितने साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ? 2 साल का, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है? 2 साल है। फॉर मेनी ईयर्स सब्सिडरी हैज बीन सेलिंग सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मिंट फ्रेश। At the date of acquisition, the director of Peppermint valued this brand at 2,50,000 with a remaining life of 10 years. The brand is not included in the Spearmint statement of financial position. क्या बोल रहा है बताओ? बोल रहा है कि सब्सिडरी के पास एक ब्रांड नेम है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2,50,000। पहली बात तो सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स में ब्रांड नेम को नहीं दिखा रखा, ठीक है ना। और दूसरी बात बोल रहा है कि इस ब्रांड नेम की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। तो पहले तो बताओ जो नहीं दिखा रखा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इससे नेट एसेट्स बढ़ जाएगी सब्सिडरी कंपनी की। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम हो गया, रिवैल्यूएशन का गेन मान सकते हो आप। पहले वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो गई? 2,50,000। और इस पे 10 साल की लाइफ है इस ब्रांड की, तो 2 साल का अमोर्टाइजेशन बुक होगा। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स। द कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय 2,50,000। बिल्कुल आराम से चलेंगे, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। द कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय 2,50,000, 2,58,000। तो गुडविल जो है वो इंपेयर्ड भी हो गई। द कंपनी वैल्यूज द एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। साफ साफ बोल दिया कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ही वैल्यू करना है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ द 20% एनसीआई वॉज 3,80,000। बोल रहा है कि जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करे उस दिन जो वैल्यू थी एनसीआई की वो 3,80,000 थी, राइट। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको बोल रहा है बैलेंस शीट बना के दिखा दो। क्लियर क्या? तो अब सबसे पहले आप बताओ क्या करें इस क्वेश्चन में। सबसे पहले सर हमें इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गलती का सुधार करना चाहिए। क्या गलती करी सर हमने यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर बताओ? इस अकाउंटेंट ने क्या मिस्टेक करी है? इसने कैश का कंसिडरेशन तो दिखा दिया है, लेकिन बाकी कंसिडरेशन की एंट्री करना भूल गया। कौन भूल गया? ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी, क्योंकि पेरेंट ने तो एक्वायर किया सब्सिडरी को। तो हम सबसे पहले बुक्स ऑफ पेरेंट के अंदर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, ठीक है। क्या एंट्री पास होगी बताओ? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट, जो हम पहले भी कर चुके हैं। कंसिडरेशन निकालते समय क्या एंट्री होती है? क्या क्या देना था?
शेयर कैपिटल, शेयर इशू करे इसने, वो रह गए इससे। शेयर प्रीमियम पे इशू करे हैं, $1 का शेयर 1.8 में इशू हुआ है, और एक डेफर्ड कंसिडरेशन भी बुक करना रह गया है। ठीक है, 2 डेफर्ड कंसिडरेशन, राइट। चलो, कैश टू कैश क्यों नहीं लिख रहे अपन, क्योंकि कैश ऑलरेडी बुक कर चुका है। ठीक है ना, 1 मिलियन का जो पेमेंट है कैश कंसिडरेशन वो ऑलरेडी बुक्स में आ चुका है, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 लाख शेयर्स हैं, $1 की नॉमिनल वैल्यू है और $1.8 की क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से 2 लाख इंटू 1 कितना होगा, 2 लाख, और 2 लाख इंटू 0.8 कितना होता है, 1,60,000, राइट। तभी तो ये 2 लाख इंटू 1.8 कितना हो गया, 3,60,000 है ना। क्लियर। डेफर्ड कंसिडरेशन के लिए क्या बोल रहा है कि इसने 5 लाख और देने हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद कब से भाई, ये एंट्री हम किस दिन पास कर रहे हैं, ये मान लो एक्विजिशन डेट के दिन पास हो रही है। ठीक है ना, एक्विजिशन डेट के दिन ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, तो वो भूल गए, तो उसको आज हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, 2 साल बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये एंट्री एक्विजिशन डेट पे पास होनी चाहिए थी, बट अब करी नहीं, तो आज हम कर रहे हैं पास। डेफर्ड कंसिडरेशन कितना आएगा बताओ, 5 लाख का डेफर्ड कंसिडरेशन था, 3 साल बाद पे करना चाहिए था पेमेंट, है ना। तो 5 लाख इंटू 0.75 कितना हुआ, 3,75,000 का। देखो 5 लाख इंटू 3 ईयर्स टाइम। ठीक है, ये एंट्री हमें उस समय पास करनी चाहिए थी, 2 साल पहले पास करनी चाहिए थी। अगर आप कुछ सोच पा रहे हो इसके अलावा तो सोचो कि एक और पॉइंट अभी आने वाला है। अच्छा, इन सबको आप मिलियंस में भी लिख सकते हो सारे को। ठीक है ना, ये 7, ये 3.75, 735, 7.35 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रादर आपको अगर मिलियंस में लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब फिगर्स मतलब मिलियंस मतलब थाउजेंड्स में ना, सॉरी थाउजेंड्स में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारे फिगर्स क्या है, थाउजेंड्स में ही है। ठीक है, तो मैं इसको 1000 में ही कर देता हूं। क्लियर क्या, थोड़ा सा गंदा हो गया। चलो, अब दूसरी एंट्री क्या पास करोगे, एक और एंट्री, क्योंकि आज 2 साल निकल चुके हैं। ठीक है ना, तो ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, ये अमाउंट इंक्रीज होगा, कुछ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा, मतलब फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आनी चाहिए पीएनएल के अंदर। किसके पीएनएल के अंदर, पेरेंट के पीएनएल के अंदर। तो मैं डायरेक्टली दिखा देता हूं, पीएनएल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पीएनएल डेबिट, अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन। बताओ कितने साल का अमाउंट आना चाहिए यहां पे, 2 सालों का। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, कैसे निकालोगे बताओ, 375 का। पहले तो 10% कितना हुआ, 37.5, एक तो ये फिगर हो गया। ठीक है, अनवाइंडिंग करना मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग करना, एक तरीके से इंक्रीज करना अमाउंट को, है ना। और 375 के अंदर वापस से अमाउंट ऐड कर दें और फिर उसका 10% निकालें। ठीक है, होप कि आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। तो 41.25, तो ये 2 बार एक तरीके से क्या है, फाइनेंस कॉस्ट पीएनएल में जाएगी। कितना हो जाएगा, 78.75 होगा, तो मैं इसको 79 कर देता हूं, राइट। ठीक है, नॉर्मल चीज चल रही है मेरे हिसाब से, कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया एक तरीके से वर्किंग नोट बोल दो इसको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को, वर्किंग नोट नंबर 1। अब बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स।
ठीक है, किसका स्टेटमेंट बनाएंगे? सब्सिडरी कंपनी का। इधर लिख देंगे प्री, इधर लिख देंगे पोस्ट, और इधर रख देते हैं टोटल। अगर आपने ये सब चीजें F7 में पढ़ी है तो आपको ऐसे रिवीजन करके अच्छा सा लग रहा होगा, है ना? ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या ले लेते हैं? शेयर कैपिटल। ये ध्यान रखना, सब्सिडरी कंपनी का काम कर रहे हैं ये सारा अपन, है ना? तो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है PS 500 की। और नॉर्मली अपन क्या मानते हैं कि शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता है। शेयर कैपिटल के बाद क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स टोटल कितनी है जरा चेक करो? 300 की। और हमें प्री पीरियड की रिटेन अर्निंग चाहिए। क्वेश्चन में दे रखी है क्या? देखना जरा। हाँ, ये देखो, पी एक्वायर्ड शेयर्स 2 साल पहले, उसमें उस टाइम पे 125 की रिटेन अर्निंग्स थी, तो ये कितना हो जाएगा? 175। क्लियर क्या? तो ये हमने काम कर दिया एक तरीके से। अब क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट है जरा देखो, क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी है। पहला पॉइंट कह रहा है एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ स्पेयर सब्सिडरी प्लांट एक्सीडेड बुक वैल्यू बाय 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख का रिवोल्यूशन गेन बुक करना पड़ेगा। रिवोल्यूशन गेन ऑन क्या? प्लांट पे ना, प्लांट पे। तो 2 लाख मतलब 200 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। तो 5 साल है, तो मतलब 5 साल का डेप, एडिशनल डेप ऑन प्लांट। कैसे? 200 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। क्यों? क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है? 2 इयर्स है। ठीक है ना भाई? प्री पीरियड मतलब क्या होगा? जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया था, एक्विजिशन डेट, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया था वो डेट होगी। क्लियर क्या? तो कितना हो गया ये? 200 डिवाइडेड बाय 5, 40 इंटू 2 मीन्स 80 का एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ध्यान रखना, है ना? रिवोल्यूशन गेन ऑफ प्लांट ये तो प्लस हो जाएगा और ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। प्लस एक ब्रांड वैल्यू का भी एडजस्टमेंट था। कितना था ब्रांड वैल्यू? 250 हमने बुक्स में नहीं दिखा रखा। ठीक है, और इस पे अब अमोर्टाइजेशन भी करना पड़ेगा इसका, अमोर्टाइजेशन ऑफ ब्रांड। तो 250 डिवाइडेड बाय कितने साल का ब्रांड था बताओ? 10 इयर्स की लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया? 50। क्लियर? और क्वेश्चन में एक गुडविल का इंपेयरमेंट है और एक एनसीआई का पॉइंट है। गुडविल का इंपेयरमेंट अपन जब गुडविल का वर्किंग नोट बनाएंगे तब डील करेंगे तो ठीक रहेगा। इधर भी डील कर सकते हो, बट इधर डील करने से ज्यादा बेटर है, उधर आगे बताऊंगा आपको, उधर ही ठीक रहेगा। क्लियर? अब हम लोग नेट असेट्स को ठीक करके निकाल देते हैं। नेट असेट्स कितनी आ जाएगी? 625 प्लस 200 प्लस 250, 1075, और 175 माइनस 80 माइनस 50 कितना आ गया? 45। इसमें से होल्डिंग का शेयर और एनसीआई का शेयर, होल्डिंग का शेयर कितना है क्वेश्चन में? 80%। तो 80% कर देते हैं इसका, तो 45 का 80% कितना हो गया? 36, और 36 और ये 20% कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये तो होल्डिंग के पीएनएल में चला जाएगा और ये एनसीआई में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर सकते हो, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब गुडविल की कैलकुलेशन में आपको बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट में गलत लिख रखी थी।
इनकम्प्लीट लिख रखी थी। बैलेंस शीट में कितनी लिख रखी थी? केवल 1000, जो कैश वाला कंसिडरेशन था वही लिख रखा था। बट रियलिटी में 1000 के अलावा भी आपने कुछ पे करा था। कितना पे करा था? 735 और पे करा था। ठीक है ना, तो वो इससे मिस हो गया। ओके, तो 1735 का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्लस एनसीआई क्वेश्चन में बोल दिया था साफ साफ फेयर वैल्यू पे लेंगे जिस दिन ऑब्वियसली एनसीआई अपन एक्विजिशन गुडविल किस दिन निकालते हैं? एक्विजिशन डेट के दिन निकालते हैं। तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे कितना है बताओ? 3,80,000 का, माइनस जितनी भी नेट असेट्स है, हमने नेट असेट्स करेक्ट करके निकाली थी, कितनी आई थी? 1075 की। तो ऐसे करके अब हमारी गुडविल ठीक तरीके से निकलेगी। सही क्या? तो ये आ जाएगा 1040 की गुडविल। बट क्वेश्चन में बोला था कि कुछ इंपेयरमेंट भी है। कितना है इंपेयरमेंट जरा चेक करो। इंपेयरमेंट के लिए बोला 258 का इंपेयरमेंट है। तो 258 का इंपेयर करके जो बैलेंस शीट में नई गुडविल जाएगी वो कितनी जाएगी? माइनस करने के बाद निकाल लो। 1040 माइनस 258 मीन्स 782 की गुडविल बैलेंस शीट में जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये जो एनसीआई फेयर वैल्यू पे लिया हमने, ठीक है, तो ये गुडविल कौन सी आई है? फुल गुडविल की पार्शियल गुडविल? फुल गुडविल। मतलब ये गुडविल दोनों की है। किस किस की है? थोड़ी सी होल्डिंग की है और थोड़ी सी एनसीआई की है। 80 और 20, ठीक है। तो ये जो इंपेयरमेंट हुआ ये भी किस किस का है? ये भी इंपेयरमेंट भी किस किस का है? इंपेयरमेंट भी होल्डिंग और एनसीआई दोनों में जाएगा, क्योंकि ये लॉस भी दोनों का ही है। ठीक है, किस रेशो में? 80 और 20। कितना आएगा बताओ? 258 का 80% मीन्स 206 और 20% 52। तो ये जो आया 52 का लॉस, ये एनसीआई में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और ये होल्डिंग का जो लॉस है, ये होल्डिंग के कंसोलिडेटेड, जब हम इक्विटी बनाते हैं, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स जो होता है उधर से कम हो जाएगा। ओके, जैसे हमने समझा, नॉर्मल चीज है। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 पे, एनसीआई की कैलकुलेशन पे। ठीक है, एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितनी थी बताओ? एनसीआई एट एक्विजिशन डेट हमने यहां पे भी लिखा था, कितनी थी? 380। क्वेश्चन में भी दे रखा था ना, देखो आप चाहो तो 380 दे रखा था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 9 का। ठीक है ना, जो एनसीआई में जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ एनसीआई 9। और क्या एडजस्टमेंट आएगा? गुडविल का इंपेयरमेंट, जो इसका खुद का शेयर है गुडविल का इंपेयरमेंट का, वो कितना है? 52। आसानी से आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि सब रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। फिर वर्किंग नोट नंबर 5 बन जाएगा एक, किसका? कंसोलिडेटेड इक्विटी का। मींस पेरेंट की बुक्स में क्या इक्विटी जाएगी। इक्विटी में देखो, अब पेरेंट के पास क्या है? ऑलरेडी पेरेंट के पास है खुद का रिटेन अर्निंग्स 1400 का। ठीक है, इसमें कुछ पोस्ट एक्विजिशन शेयर आया है सब्सिडरी से 36 का। पोस्ट एक्विजिशन शेयर 36 का। और गुडविल का इंपेयरमेंट जो है
उसको हम लेस कर देंगे। गुडविल का इंपेयरमेंट मत भूल जाना। कितना है? 206 का खुद का शेयर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो स्टूडेंट जनरली मिस कर देते हैं, ठीक है, अपन से ही मिस हो सकती थी अभी यहां से। इस क्वेश्चन में हमने एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी थी, ठीक है, जिसमें 79 का जो प्रॉफिट था वो कम हुआ था, ठीक है ना, जो डेफर्ड कंसिडरेशन की वजह से लाइबिलिटी बढ़ गई थी, ठीक है। ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जिसे हमने बोला था, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट मतलब फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो राइट ऑफ हुआ था 79 का, तो वो भी तो यहां से कम होगा। तो अनवाउंडिंग ऑफ डिस्काउंट, क्लियर क्या? तो 1436 माइनस 206 माइनस 79 मीन्स 1151 का हमारे पास रिटेन अर्निंग्स बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, ठीक है, खुद का। इसका देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 160। भाई इस एंट्री की ये जो जनरल एंट्री हुई है इसको आपको बैलेंस शीट में भी तो डालना पड़ेगा ना, ठीक है ना। शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी, ध्यान रखना अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे होल्डिंग कंपनी के शेयर, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने शेयर इशू करे थे, अकाउंटेंट ने एंट्री डालना भूल गया, अकाउंटेंट एंट्री डालना, ठीक है। तो 160 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, क्लियर क्या? तो ऐसे करके हमने अभी तक एक सारा वर्किंग नोट वाला काम कर लिया। अब हम आते हैं किस पे? सॉल्यूशन पे। तो सीबीएस बना लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो सबसे पहले आइटम क्या आएगा? सबसे पहले आप असेट्स पकड़ लो। असेट्स में पीपीई, एक तो 1500 और एक 5500 और एक 1500, ठीक है। थोड़ा सा मेरे लिए देखना मुश्किल हो गया क्योंकि आगे पीछे ज्यादा करना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन था 200 का, ठीक है, और एक डेप्रिसिएशन था 80 का, तो ये भूलना मत, 200 का रिवॉल्यूशन गेन और 80 का डेप्रिसिएशन। तो 5500 प्लस 1500 प्लस 200 माइनस 80 मीन्स 7120 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से गायब हो जाएंगे, उसका अब कोई काम ही नहीं है। फिर हम लिख लेते हैं एक ब्रांड नेम आ रहा था, ब्रांड नेम कितना आया था? 250 माइनस 50, ठीक है ना, बुक्स में लेके आना पड़ेगा ब्रांड नेम को। तो ब्रांड 250 माइनस 50 कितना हो गया? 200 का ब्रांड हो गया। फिर गुडविल आ रही थी आफ्टर इंपेयरमेंट, क्वेश्चन में कितनी थी गुडविल जो बैलेंस शीट में जाएगी? वो थी 782 की, हमने निकाली थी, कैलकुलेट करी थी लास्ट में 782। गुडविल के बाद क्वेश्चन में देखो करंट एसेट्स है क्या? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 550 और 100, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी बाद में आएगा, ठीक है। तो 550 प्लस 100 मीन्स 650 का इन्वेंट्री आ गया। फिर इन्वेंट्री के बाद रिसीवेबल्स 400 प्लस 200 600, रिसीवेबल 400 प्लस 200 600, और लास्ट में शायद कैश था, ठीक है। कैश कितना है? 200 प्लस 50 250, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 50 250। असेट्स और कुछ बची नहीं है शायद, तो है ना, तो इसका टोटल लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कितना आएगा। 9602, ठीक है। ये आपकी एसेट साइड हो गई। अब इक्विटी लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि ये 2000 अकेला नहीं आएगा, पेरेंट ने बाद में शेयर इशू करे हैं 200 के, ठीक है। तो 2200, 2000 प्लस 200, 2200। फिर रिटेन अर्निंग्स हमने कंसोलिडेटेड निकाली थी, कितनी आई थी? 1151। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भूल जाएंगे हम लोग, बहुत ज्यादा चांसेस है भूलने के, 160 के। क्लियर? इसके बाद एनसीआई ले लेते हैं, क्योंकि ये इक्विटी की जस्ट नीचे लिखना चाहिए एनसीआई को अपन को। तो एनसीआई कितना है क्वेश्चन में अपन ने निकाला था 337 आफ्टर गुड, सब चीजें करने के बाद। फिर क्वेश्चन में और देख लेते हैं क्या चीज अवेलेबल है अपने पास। नॉन करंट लाइबिलिटीज 3400 की, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी 3400 की, और यहां पे ले लेता हूं थोड़ा सा जो बचा हुआ है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी? 1250 और 650, ये हो गया 1900 की करंट लाइबिलिटी। क्लियर क्या? अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, एक और चीज बाकी है, बताओ क्या? डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन ये पेमेंट जो है बाद में करेगा, लिखा था ना, ठीक है। तो डेफर्ड कंसिडरेशन एक लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, इवन ये भी आएगी 375 की, तो ये और इंक्रीज हो गया अमाउंट 79 से, तो 375 प्लस 79, भाई जनरल एंट्री करके दिखा दी तो मेरे हिसाब से अब आपको कुछ बचा ही नहीं होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होना ही चाहिए, क्योंकि हमने जनरल एंट्री कर दी तो डबल एंट्री होने के बाद बैलेंस शीट में तो आएगी वो। तो डेफर्ड कंसिडरेशन कितने का? 454 का। क्लियर क्या? अब मेरे हिसाब से सारी चीजें हमने लिख दी है। 2200 प्लस 1151 प्लस 160, 337 और 3400, 1900 और 454, तो 9602। इधर भी 9602, इधर भी 9602, ठीक है। तो आज के हमने क्वेश्चन से दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट समझी। एक तो रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, और एक गुडविल इम्पेयरमेंट, अगर फेयर वैल्यू पे हमने एनसीआई को मेजर किया तो क्या ट्रीटमेंट होगा। रिवैल्यूएशन की वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आया उसका भी हमने ट्रीटमेंट समझा, ठीक है। ऐसे करके हम सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे अपने क्लास के अंदर ही। आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।